subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एल्किन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। हमने एल्केन्स कवर कर चुके हैं, आप जाके जरूर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एल्किन्स, उनके क्या बेसिक स्ट्रक्चर हैं, क्या बेसिक उनके नेम हैं, क्या उनके बेसिक आपके जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्किन्स, जिसमें हम कवर करेंगे 3 मेजर प्रिपरेशन मेथड्स। बट उन मेथड्स के थ्रू हम बेसिक जो इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे वो हमारा है E1 एंड E2 रिएक्शन, जो एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसके अलावा जो सेडजेफ रूल है, जो हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है, या कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है, या एल्किन स्टेबिलिटी है, इन सारे टॉपिक, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। 2 मेजर रिएक्शंस हैं, जो हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम E1 रिएक्शंस को समझेंगे। सेकंड हमारा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड, जिसमें हम समझेंगे E2 रिएक्शंस को। So, if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. So, let's discuss about the topic. So, alkene organic chemistry. तो बेसिकली एल्कीन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन सीरीज में बेसिकली हम पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो मेजर हैं। उसके अलावा हमारा कार्बोसाइक्लिक हैं, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो बेंजीन हैं या एराइल्स हैं, वो सब भी आपके हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके एल्कीन्स आते हैं, जो एक तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसमें एक तरीके से हाइड्रोजन की कमी होती है। बात करें सैचुरेशन की, तो उसमें सारे जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से बैलेंस होते हैं। बट इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसमें 2 हाइड्रोजन एटम की एक तरीके से कम होता है, तो इसलिए से बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एटलीस्ट विथ 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें बेसिकली हमारा जैसे कि ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एल्केन्स में क्या होता है, आपके एल्केन्स में जो हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। जो कार्बन की वैलेंसी है वो मोस्टली आपके हाइड्रोजन से बनी होती है, बट इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए से हम अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो बात करें जनरल फार्मूला की, वो होता है CnH2n, ठीक है। बात करें इस एल्केन की, तो क्या होता है CnH2n+2। यहाँ पे +2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस पे कम रहता है बेसिकली, ठीक। अब ये जो स्टार्ट है वो होता है हमारे जो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू स्टार्ट होता है हमारा 2, 3, 4 इस तरीके से। यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होगा क्योंकि मिथाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में ही बनेगा डबल बॉन्ड। बट इसमें आपके मेथेन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर ऑल्सो नोन एज द ओलेफिन्स, इसे हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली ऑयल टू मेक है ना, ये ऑयल बनाने काम आता है, ये ऑयल नेचर के होते हैं बेसिकली, है ना। एंड एल्किन्स आर द मोर रिएक्टिव देन द एल्केन। एल्किन की जो रिएक्टिविटी है वो एल्केन से ज्यादा होती है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं एल्किन वाले चैप्टर पे कि एल्केन्स क्यों मोर स्टेबल होता है, क्यों उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। बट एल्किन्स की स्टेबिलिटी या एल्किन्स की जो रिएक्टिविटी है थोड़ी सी एल्केन से हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है डबल बॉन्ड। जो हमारा एक बॉन्ड सपोज सिग्मा है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा, और पाई बॉन्ड जो है एक तरीके से वीक बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? एक तरीके से वीक बॉन्ड है। अब वीक बॉन्ड होने की वजह से आपका ये इजिली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये हमारा वीक बॉन्ड है, ठीक है। अब जो इथीन है उसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं, याद रखिए इथाइलिन भी बोलते हैं, ठीक। अब उसमें आप इथीन, ठीक है, आपके प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरीके से हो सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक। बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर बात करें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये एक तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे कार्बन समझ लो, ये उनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो सारे क्या होंगे sp होंगे, और ये एक तरीके से सेकेंड कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है एक तरीके से, और ये क्या है, सब सारे जो ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे sp2
हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये क्या होंगे, याद रखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, है ना, ये सारे के सारे। और जो आपके हाइड्रोजन एटम्स है ना वो s होंगे, जितने में हाइड्रोजन एटम होंगे वो s होंगे, ठीक। और एक होता है पाई बॉन्ड, तो ये बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड C, और ये हो गया हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन एटम। तो बात करें इनके बॉन्ड एंगल की तो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और जो ये बॉन्ड लेंथ है ना, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.09 एंगस्ट्रॉन, और इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन। इसको एक बार बुक में जरूर कीजिए, रेफर टू बुक लिख दे रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो गया होगा तो आप एक बार बुक में जरूर देखिए, ठीक। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। बात करें जनरल प्रॉपर्टीज की, तो जो फिजिकली स्टेट की बात करें तो एक तरीके से जो C2 से C4 या मतलब इथाइन से ब्यूटीन तक, इथीन से ब्यूटीन तक आपका गैस होगा। फिर पेंटीन से जो C17 है वो आपका लिक्विड होगा। फिर हमारा 17 से आगे आपका सॉलिड होगा आपके रूम टेम्परेचर पे। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी वाटर से हाई होती है। बात करें सोलिबिलिटी की, क्योंकि आपके जो एल्केन हैं, एल्कीन्स हैं, ये सब क्या हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये डिजोल्व होते हैं, ठीक है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, सीरीज में होता है, और ये बढ़ते रहते हैं अगर आप ब्रांचेस और मोलेकुलर मास को इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। बात इनके यूज की, तो इन ओलेफिन्स या एल्किन्स का जो यूज है वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें पॉलीथीन हम बना सकते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह, जिसमें आपके बकेट्स, बैग्स वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा जो कार की बैटरी के जो केसेस वगैरह हैं, है ना, पार्ट्स वगैरह हैं, वो भी हम बना सकते हैं इससे। उसके अलावा जो आपके इंजन ऑयल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके जो जैसे कि आपका इथेन 1,2 डाइऑल, ये आपके एंटी फ्रीजिंग फॉर द मोटर कार रेडिएटर, उसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इथेनॉल हम बना सकते हैं, फाइबर हम बना सकते हैं, एंटी नॉक कार इंजन ऑयल्स बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपीन है, इसका हम जो रोप रस्सी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल में प्लास्टिक यूज होता है उसको बना सकते हैं। हम प्रोपेनॉल बना सकते हैं, आपके एसीटोन बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कीन। हम कैसे बनाएंगे, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम सीखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है वो बेसिकली हमारा एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस का टाइप है। और याद रखिए एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। हम रिएक्शंस जैसे कि पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो एज कम्पेयर टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे आपस में एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि आपका कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, और एक आपका X ग्रुप है, आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। लेकिन बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो उसमें एलिमिनेट होते हैं, तो उसमें बेसिकली आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिए, ठीक। तो सिंपल है, इसमें आपके सपोज कोई X होगा, कोई Y होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये OH हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, तो H हो सकता है। तो ये इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए। अब ये X और Y साथ में निकल सकते हैं और अलग अलग भी निकल सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे रिएक्शंस में। तो क्या होगा, अब इसमें जाहिर सी बात है इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएंगे और बचेगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में ही शेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं बॉन्ड, तो एल्कीन, ठीक। तो बात करें हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, हम लेंगे एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है। तो ये हमारा एथेन है, तो उसमें एक ग्रुप जोड़ दो हाइड्रोक्सी, तो बन गया हमारा एथेनॉल। एथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। अगर इसे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो एज ए कैटलिस्ट है, याद रखिए। और इसे हम हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 170 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसके अलावा भी हम बहुत सारे कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे कि बात करें हमारा P2O5, L2O3 या H3PO4 या DiHCl। तो आपका जो H और OH बाहर निकल जाएगा और आपका बनेगा प्यारा सा इथीन।
सिंपल है। ठीक, अब आते हैं इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। तो पहला तो ये आपका E1 रिएक्शन है। ठीक, कैटलिस्ट हम यूज करेंगे H2SO4 का हाई टेम्परेचर पे। उसके अलावा जो बात करें एजेंट्स की अदर, उसमें P2O5 है, L2O3 है, ये सब यूज होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। ठीक, अगर हम CH3C2H5 CH3C2OH यूज करेंगे जो प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, जो हमारा है इथेनॉल। तो ये बनेगा हमारा इथिन बनेगा। सिंपल है। देखिए टेम्परेचर को, ये हो गया हमारा 170 डिग्री पे। बात करें आपके प्रोपेन टू ऑल की, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल की, तो यहां पे क्या है, CH3 से ये हाइड्रोक्सी उस जुड़ा हुआ है कार्बन से जो कि 2 से जुड़ा हुआ है कार्बन से, मतलब ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें जो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, आप इसको OH निकाल दीजिए, यहां से H निकाल दीजिए, बन गया हमारा प्रोपिन बन गया। ये हमारा क्या है, प्रोपिन है, प्रोपेनॉल से प्रोपिन बन गया, तो प्रोपेन टू ऑल से बन गया प्रोपिन बन गया। बट इसमें टेम्परेचर कितना लगा, 140 लगा, उससे कम लगा, मतलब ये इजिली रिएक्ट कर सकता है। सेकेंड देखिए टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें जो OH है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो इसमें जो कंसंट टेम्परेचर है वो लगने वाला है मात्र 100 डिग्री। आप 170 से जाएंगे 100 डिग्री, तो ये कम हो रहा है टेम्परेचर। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो ये बहुत ही कम एनर्जी पे हो जा रहा है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल। जो टर्सरी अल्कोहल में रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्राइमरी से कम है, इसका मतलब वो फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब जो इजी ऑफ डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल है, कौन सा इजी होगा डिहाइड्रेशन करने में, कौन सा इजी होगा, टर्सरी इजी होगा कि प्राइमरी होगा? जाहिर सी बात है टर्सरी इजी होगा, क्योंकि वो सबसे कम टेम्परेचर पर हो रहा है। इसके अलावा क्योंकि आगे इसमें कार्बोकेटायन बनने वाला है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी टर्सरी अच्छी होती है, इसीलिए आपका ये टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है, इजी ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक, क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जो हमारा है प्यारा सा E1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। E1 का मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे। बेसिकली हम देखिए पहले इसके मैकेनिज्म को। तो ये हमारा प्यारा सा अल्कोहल है जिसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हम यूज कर रहे हैं इसे कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, जहां पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H+ दे सकता है इजिली, तो हम H2SO4 के स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा H+। तो ये जो H+ है इस OH पे अटैक करेगा और एक तरीके से बनाएगा हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। ये जो स्टेप है ना वेरी फास्ट होता है, तो इसे हम गिनते भी नहीं हैं। जो मेन स्टेप्स हैं जहां स्टार्ट होता है, फर्स्ट हमारा स्टेप से आयोनाइजेशन होता है। तो इसमें जो ये हमारा जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो उससे जो ये जो हमारा OH2 है ना, इस अपने जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लेके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और एक क्वार्टर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा प्यारा सा कार्बोकेटायन। ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन, मतलब CH3CH2+। ठीक है, ये हमारा स्लो स्टेप है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 भी है एक तरीके से। ये कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 1 है। ठीक, और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हैं। अब बन गए कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद कार्बोकेटायन की खुद एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो अपने आप को स्टेबल कार्बोकेटायंस हैं वो बनते हैं। अगर नहीं बना तो वो उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो टर्सरी देन प्राइमरी, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, इसमें भी होता है। इसलिए टर्सरी अल्कोहल जल्दी बनता है, टर्सरी अल्कोहल से जल्दी बनता है हमारा एल्कीन, प्राइमरी से बाद में बनता है, क्योंकि कार्बोकेटायंस टर्सरी की स्टेबिलिटी हाई होती है। अब क्योंकि इसमें H2SO4 कैटलिस्ट है, अब H+ दे दिया तो बचा क्या? HSO4 मास बचा। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से निकलने वाला जो H+ निकलने के बाद जो बचा वो क्या होगा? हमारा कंजुगेटेड बेस होगा, और ये वीक बेस है। क्या है? ये वीक बेस है। ठीक है, याद रखिए E1 रिएक्शन में वीक बेस के थ्रू हमारा आगे जाके इथिन बनता है।
अब ये वीक बेस जो हैं क्या करेंगे, इसको चाहिए H+ चाहिए, तो ये H+ अपने अपने इधर ले लेगा और ये यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे चला जाएगा, इस बॉन्ड पे, और बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और H+ बन जाएगा ये, और आगे बनना हमारा H2SO4, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक। अब क्योंकि इसमें H2SO4 एज ए कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या है कि मेन जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारा एल्कोहल ही है। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन या रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एल्कोहल। इस केस में एल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है केवल एल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, याद रखिए। E1 में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और केवल एल्कोहल से डिपेंड करेगा। एल्कोहल मतलब केवल एक एल्कोहल है, एक ही मॉलिक्यूल से डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूलर, इसलिए नाम पड़ा है E1, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसलिए बोलते हैं हम E1 रिएक्शंस। क्लियर हो गया। सेकेंड देखिए आप, सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बनना है इंटरमीडिएट कंपाउंड, हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बना कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होके स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। अगर ऐसा कुछ आप कैसे के बाद ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल में आपका मान लो N ब्यूटेनॉल है, जहां पे आपके C4 पे या लास्ट C1 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक तरीके से प्राइमरी एल्कोहल है ब्यूटेनॉल। N ब्यूटेनॉल क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। तो उससे जब बनेगा कार्बोकेटायन बनेगा, जाहिर सी बात है प्राइमरी कार्बोकेटायन ही बनेगा, लेकिन वो रीअरेंजमेंट होके सेकेंडरी बना सकता है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज होती है, जो है थर्ड पॉइंट। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, ये सब पॉसिबिलिटी होगी, या प्राइमरी से टर्सरी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैसे होगा, बाय द हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। इसमें आपका हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो सकते हैं, या मिथाइल हो सकता है, या आपका होता है फिनाइल। तो ये 3 मेजर पॉइंट है हमारे किसके, E1 रिएक्शंस के। इसको आप जरूर से अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के बाद डिफरेंस बिटवीन द E1 एंड E2, तो इसमें भी आपको यही चीजें लिखना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी पे कार्बोकेटायन की। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारा पहले टर्सरी कार्बोकेटायन की होगी, पता ही है, क्योंकि इस पे ये क्या है, जो C+ है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जैसे बात है अनस्टेबल होगा। अगर किसी तरीके से उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो एक तरीके से इसमें क्या है, 3 R ग्रुप है या 3 मिथाइल ग्रुप है, जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बाय द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो +I इफेक्ट की वजह से इस पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देन हमारा बेंजाइल, ये क्या है हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन। फिर ये होता है हमारा कार्बोकेटायन, ये स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस में होता है आपका प्यारा सा रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या हमारा है, ये हमारा है एलाइल, ALLYL, एलाइल है ये। इसमें भी आपका शिफ्ट हो सकता है, ये इस तरीके से बन सकता है ना, बात तो एक ही है, CH2+, इस तरीके से बन सकता है। जो ये आपका जो प्लस आयन है वो शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, प्लस यहाँ लगेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से इसमें भी रेजोनेंस होता है। बात करें फिर दिन आपका है हमारा सेकेंडरी, देन हमारा प्राइमरी, उसके अलावा फिर लास्ट में होता है हमारा मिथाइल रेडिकल, CH3+ भी इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ E1 रिएक्शंस। अब आते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप 3 रिएक्शंस को देखेंगे, हम 4 करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा सिंपल इथेनॉल है, क्या बनेगा, एथीन, कोई दिक्कत नहीं इस पे। अब आते हैं इस पे, ये क्या है हमारा, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन टू ऑल, ये 1 2, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा ना, अब पता होगा IUPAC नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे अल्फा क्यों लिखा है, क्योंकि आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, जहाँ से जब जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना, वो कॉमन क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये अल्फा है, अगर बल क्या होंगे, बीटा होंगे, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी होता है। अल्फा से आपका निकलेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से निकलेगा हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। अब वो आपस में जुड़ रहे हैं, कहीं और जुड़ रहे हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है, क्लियर है। देखिए याद रखिए, ये आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा
कि जो OH बन रहा है, जो सॉरी H2O बन रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो निकल रहा है वो इस एसिड के H से निकल रहा है, और फिर ये जो इथेनॉल है उसका जो मिथाइल ग्रुप से H है वो इस वापस एसिड में बन रहा है। ठीक है, तो H2SO4 H दे रहा है और बाद में फिर H ले रहा है। यहां से H और OH रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है? तो अब इसमें बनेगा हमारा, यहां से जब OH निकलेगा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इस H को लेके H2O बना लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आयन चलेगा, जिसे बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना, है या प्राइमरी होगा, सेकेंडरी या प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी स्टेबल है या जो भी बात की बात है, स्टेबल ही है, जाहिर सी बात वही बनेगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है अब यहां से निकालेंगे, इस बीटा से निकालेंगे या इससे निकालेंगे, क्योंकि हम बोल चुके हैं इसमें होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहां से निकलेगा, तो यहां बनेगा बॉन्ड इस तरीके से, ये क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया या ब्यूट 1 हो गया। सेकेंड हो गया हमारा इस तरीके से, यहां से निकलेगा तो हो गया ब्यूट 2 हो गया। दोनों में से कौन सा बनेगा, तो बातें हम लोग पढ़ते समझेंगे सेटजेप रूल को। सेटजेप रूल क्या कहता है, याद रखिए, सेटजेप रूल आपको यह कहता है कि आप हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट बनाइए, जो भी स्टेबल एल्कीन्स बनेगा तो वो आप बनाएंगे। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसमें बना है तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे केवल 2 है, 2 अल्फा H है, इसको बोलते हैं ना अल्फा H। इसमें देखिए कितना है, इधर 3, इसमें है 6 अल्फा H है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा सेटजेप रूल। तो बेसिकली इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो कहां से निकलेगा, वो ऐसे कार्बन से निकलेगा जिसमें कम हाइड्रोजन हो। तो H एलिमिनेटेड फ्रॉम कार्बन एटम विद द फ्यूअर H एटम, मतलब जहां पे कम होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, जैसे बात यहां से निकलेगा 2 से निकलेगा, यहां से निकलेगा, सिंपल सा है। ठीक, समझ में आ गया सेटजेप रूल? तो राइज कर लेते हैं। सेटजेप रूल ये कहता है कि आप कार्बोकेटायन बनने के बाद आप हाइड्रोजन एटम वहां से निकालो जहां पर कम हाइड्रोजन हो और वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बने। देखिए सेकेंड आते हैं हम लोग, इस तरीके से जो बात कर रहा था मैं ब्यूटेनॉल की, एन ब्यूटेनॉल की, तो यहां पे बनेगा, यहां पे बन जाएगा आपका। अब क्या स्टेबल है, ये प्राइमरी है, तो इसमें सेकेंडरी पॉसिबिलिटीज है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से जो H माइनस है वो निकल के आएगा यहाँ पे, तो हो गया CH3 हो गया। अब यहाँ पे कम हो गया तो ये क्या हो गया, CH प्लस हो गया, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो कि स्टेबल है, इसलिए बोलते हैं इसमें आपका रीअरेंजमेंट भी पॉसिबिलिटीज है। तो अब बन गया ब्यूट 2 तो ब्यूट 2 इज द मोर स्टेबल देन ब्यूट 1 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें भी देखिए यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, जाहिर सी बात है यहां से निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सेटजेप रूल। तो ये आपका सेटजेप प्रोडक्ट भी है, सेटजेप प्रोडक्ट इज द स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक और लेते हैं एग्जांपल। ये हमारा एक तरीके से क्या है, ये 1 2 3, तो एक तरीके से प्रोपेन है और इसमें आपके डाइमिथाइल है, तो 2 पोजीशन पे डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोप N 1 ऑल। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका कंपाउंड्स है। तो इसमें हम करेंगे, जाहिर सी बात है पहला स्टेप में क्या होगा, यहां बनेगा। अब ये क्या है, प्राइमरी है, तो इसमें टर्सरी भी पॉसिबिलिटीज है। तब ये क्या होगा, यहां पे होगा मिथाइल शिफ्ट होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे CH2 CH3 बन जाएगा और ये जो कार्बोकेटायन है यहां बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्सरी कार्बोकेटायन जो कि स्टेबल है। स्टेबल होने के बाद क्या बनेगा, अब आप H कहां से निकालना है, H यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, जाहिर सी बात है सेटजेप रूल क्या कहता है, आप H वहां से निकालो, ये आपका बीटा और बीटा 3 बीटा है, तो आप यहां से निकालोगे ना, क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है, ये बन गया। अब देखिए अगर हम यहां से निकालते तो क्या होता है, यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा होते। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे इधर 3, इधर 3 और इधर 3, 9 है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन बन रहा है ना, तो स्टेबल है।
कौन सा मैकेनिज्म है? ये हमारा है हाइपर कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म। ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्या है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल्स वहां बनेगा या डबल बॉन्ड वहां बनेगा, जिससे बनने के बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो तो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो सेरजेफ रूल भी यही कहता है बेसिकली। चलिए अब आते हैं हम लोग, सेकेंड रिएक्शन का है डिहाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एक तरीके से E2 रिएक्शन है। तो पहले देख लेते हैं सिंपल इसका स्टेप्स क्या होते हैं। तो सेम सिंपल है इसमें, एक तरीके से ये हमारा इथाइल क्लोराइड है ना, यहाँ पे क्लोराइड है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे हम लोग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो कॉन्जुगेट वीक बेस है, कॉन्जुगेट वीक बेस की वजह से आपका जो है H बाहर निकल रहा था एक तरीके से। याद रखिए वीक बेस था E1 पे, ठीक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे, एल्कोहलिक क्वेच यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, ये आपके इसको इथिन बनाएगा। यहाँ से H और Cl निकल जाएगा और बनेगा एथिन। बस समझिए पहले कहाँ से क्या होगा। फिर CH3 CHBr CH3, तो ये आपका क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है। सिंपल, यहाँ से Br निकाल दो और यहाँ से कहीं से भी H निकाल दो, दोनों सेम है। ये बीटा है, ये बीटा है, और दोनों जगह पे आपका अगर सेटअप लगाओगे तो दोनों सेम जगह है, तो कहीं से निकाल लो, तो बन गया हमारा, बन गया प्रोपीन। अब यहाँ देखिए सिंपल, ये कहाँ से निकालेगा आप, यहाँ से निकालोगे, ये Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। क्यों निकलेगा? बाय द सेटजेफ रूल। यहाँ भी आपको सेटजेफ रूल लगाना ही है। तो आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे ये बनाओगे मेजर, ये नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपका इससे ये आपका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। सेटजेफ रूल सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक। अब इसका की पॉइंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे जो KOH है ना, वो एज ए कैटलिस्ट नहीं है, एज ए रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे KOH और एल्किल हैलाइड दोनों ही एक तरीके से रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो 2 मोलिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए आपका ये E2 रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे डिहाइड्रोहेलोजेनेशन के। ये बेसिकली हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एज ए रिएक्टेंट। इसमें अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH या हाइड्रोजिन यूज कर सकते हैं। और जो बात करें इजी ऑफ डिहाइड्रोहेलोजेनेशन की, तो इसमें भी सेम हमारा है, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि इससे बनने वाला जो आपका एल्कीन है वो स्टेबल होता है, ठीक। बात करें एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की, तो उसमें आपका जो RI है, देन RBr, देन RCl, देन RF, क्योंकि आयोडाइड की जो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी है वो अच्छी होती है, ठीक है। लिविंग टेंडेंसी वो क्या होती है, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो रहा है, वो अच्छी होती है, इसलिए पहले निकलेगा बाहर। तो ये आपके बेसिक्स हैं। बात करें एल्किल हैलाइड की, तो टर्सरी सेम होगा, तो टर्सरी सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर अलग होंगे तो RI देन RBr देन RCl देन RF, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। E2 आते हैं हम लोग E2 रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जो कि हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब सिंपल सा हमारा क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, हम स्ट्रॉन्ग KOH यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वो एक तरीके से H दे रहा था और बन रहा था हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन रहा था। बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्टली क्या करेगा, ये जो OH है ना, ये डायरेक्टली इस H को अपने आप ले लेगा। बट क्या है यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स भी है, सॉरी मॉलिक्यूल भी है, जो हमारा है एटम है, जो हमारा क्या है, क्लोराइड है, और ये जल्दी से देने नहीं देगा। तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे इसको लेगा और ये धीरे धीरे इसको छोड़ेगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये लेगा नहीं, ठीक, क्लियर है। तो ये क्या होता है, इससे H धीरे धीरे ना OH की ओर जा रहा है, यहाँ OH बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पार्सली नेगेटिव चार्ज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस जा रहा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। बट इसमें जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होता है, तो इसमें पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहां बनता है बेबी एल्कीन। अब बेबी एल्कीन जो बनेगा वो भी सेम आपके टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी,
स्टेबिलिटी होगी वो पहले बनेगा। देन आपका ये OH बाहर निकल जाएगा और ये आपका KCl बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? KCl बाहर निकलेगा। तो ये बन गया H2O बन गया और ये बन गया KCl और हमारा गैस बन गया इथिन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तरीके से सिंगल स्टेप में होता है, ये डायरेक्टली सिंगल स्टेप में होता है। ये हमारा RDS है, ये हमारा बीच का स्टेट है। तो ये किस में होता है? ये सिंगल स्टेप में होता है। तो देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को। तो E2 रिएक्शंस क्या होते हैं? बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड बेस दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है E2 रिएक्शन। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं वो क्या बनेंगे? बेबी एल्कीन्स बनेंगे। और बेबी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी क्या होगी? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनते हैं, देयर इज ए नो कार्बोकेटाइन, देयरफॉर इन दिस केस देयर इज ए नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती नहीं है, जहां पर आपका है वहीं से आप निकाल लो। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। इसको समझने के लिए हम कुछ रिएक्शंस सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा सिंपल सा है, इथाइल ब्रोमाइड है, तो ये बन गया इथिन बन गया। देखिए सेम, यहाँ से जो H निकालोगे, ये आपका Br निकाल दोगे और H कहाँ से निकलेगा? जो HOH है वो निकलेगा इससे, क्योंकि आपका सेटजेप रूल लगेगा। तो इससे बनेगा हमारा ब्यूट-2इन। ठीक है, अब इस केस में Br यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग? गलती ये करते हैं कि आप सर यहाँ पे बनेगा तो प्राइमरी केटायन बन जा कार्बोकेटायन बनेगा, तो फिर ये यहाँ से आज शिफ्ट होएगा आपका, फिर हमारा यहाँ से निकालेंगे तो ये बन जाएगा। नहीं होगा, यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है ना। तो अब H यहाँ से निकालोगे, ये आपका अल्फा है, तो बीटा कौन सा है? बीटा आपका एक ही यही है, तो यहाँ से निकलेगा H और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये बन गया हमारा ब्यूट-1 इन। ठीक है, तो इस केस में कई बार लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी बन सकता है। ध्यान रखिए, सेटजेप रूल के हिसाब से हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट ही बनता है, क्योंकि वहां पर जो था आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप हमेशा अल्फा से तो Br निकलेगा ही, और बीटा पोजीशन से उसके बगल वाले कार्बन से उसके बगल वाले कार्बन में जो भी कम हाइड्रोजन है, अब जाहिर सी बात है इस Br के केस में यही आपका बगल है ना, ये बीटा है, कहीं तो और पॉसिबल तो है नहीं, तो यही से निकलेगा। तो ये बन गया हमारा ब्यूट-1 बन गया। अब देखिए यहाँ पे इस केस में आपका यहाँ से Br निकलो, ये आपका क्या है? अल्फा है। बीटा कौन सा है? बीटा ये है। यहाँ पे पॉसिबल है क्या? H तो है नहीं, बीटा पे H है ही नहीं ना। देयर इज ए नो हाइड्रोजन एट बीटा कार्बन, इसलिए आपका रिएक्शन इसमें होगा ही नहीं। यहां पे आप कार्बोकेटायन बना के स्टेबिलिटी को रीअरेंजमेंट मत कीजिएगा E2 रिएक्शन में। अब E2 रिएक्शंस में याद रखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपको डायरेक्टली OH बना सकता है, KCl बना सकता है। ठीक, क्लियर है? चलिए, इसके अलावा E2 रिएक्शंस में जो है हॉफमैन प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट इज द लेस स्टेबल प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट इज द लेस स्टेबल प्रोडक्ट भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि बने, बन सकता है। अगर पॉसिबल है स्टेबल बनने की तो स्टेबल बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम लोग बल्कि बेस यूज करेंगे, जैसे कि ये आपका है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड सोडियम साल्ट का, तो हम ये यूज करेंगे, या बात करेंगे ट्राइमिथाइल एमीन की बात करें, जो कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट बल्कि बेस है। इसमें आपके बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक। तो आप देखिए क्या ये बल्कि ग्रुप्स यहां से तो Br निकलेगा, क्लियर है। सेटजेप रूल के हिसाब से जो हाइड्रोजन एटम है वो यहां से निकलना था, कहां से? इससे, लोअर से, ताकि वो स्टेबल बन सके। इससे क्या बनता? बाय द सेटजेप रूल। अब इसमें होगा सिंपल स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH वगैरह, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा स्टेबल होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट क्योंकि यहाँ बल्कि है तो आपको जो ये ग्रुप है इसमें जो आपका है वो आपके इसको अटैक नहीं करेगा, वो जो फ्रीली अवेलेबल है इसको आप अगर जाएंगे 3 डायमेंशन पे तो ये बहुत अंदर होता है, ये बहुत बाहर होता है, तो आपका ये इसी हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और बनेगा हमारा ब्यूट 1 इन, जो कि इसके कंपेयर पे लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट इसमें बन सकता है अगर हम बेस को क्या लेंगे, बल्कि बेस लेंगे। क्या लेंगे? अगर हम लोग बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे ना, तब ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, सो दिस इज द बेसिक अबाउट द हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड, जो कि E2 रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। याद रखिए, अब आप डिफरेंस लिख लीजिएगा E1 का E2 का। E1 यूनिमोलिकुलर है, E2 बाइमोलिकुलर है, दोनों पे ही हीट की जरूरत होती है। ध्यान रखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हाइट क्यों बोल रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग RX यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग KOH स्ट्रॉन्ग यूज बेस करेंगे, अगर हम हीट नहीं करेंगे ना तो क्या बनेगा, ये ROH भी बन सकता है। ठीक है, बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए आपके हाई हीट देना बहुत जरूरी है ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो। ठीक, अब यूनिमोलिकुलर है, बाइमोलिकुलर है, जो रेट है केवल अल्कोहल डिपेंड करता है E1 पे, E2 आपका एल्किल हैलाइड और बेस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? आपका जो E1 है 2 स्टेप में होता है, E2 केवल एक ही स्टेप में होता है। आपका जो E1 है उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपके जो कार्बोकेटायन है वो बनेगा, बट इसमें आपका क्या बनेगा, बेबी एल्किन बनेगा। तो कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे E1 और E2 रिएक्शंस का। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक, सॉरी ये आपका इसको काट दीजिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। यहाँ पे आप लिखना है आपका फ्रॉम जेमिनल एंड विसिनल एल्किल हैलाइड। तो ये आपका विसिनल क्या होता है, जब अलग अलग कार्बन एटम पे क्लोराइड X हो या हेलोजन हो। आपका जी क्या होता है, जेमिनल होता है जहाँ एक ही कार्बन एटम पे हो। तो ये आपका दोनों ही डाई हैलाइड्स हैं, लेकिन ये आपका अलग अलग पे हैं, ये आपका सेम पे है। तो फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स, इसमें भी आपका E2 रिएक्शंस होता है, इसमें होगा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा। अब ये क्या है, देखिए अब यहां से क्या करोगे, आप इस Br को निकाल दो, जिंक डस्ट हम यूज करेंगे या करेंगे हम लोग NaI एसीटोन के साथ में आपका इसे। ठीक है, तो अब यहां पे आप निकाल दोगे तो क्या बनेगा, हमारा प्यारा सा बन गया, प्रोपिन बन गया। यहां से H, यहाँ Br निकाल दो, यहाँ Br निकाल दो, यहाँ बॉन्ड जोड़ दो, हो गया हमारा प्रोपिन हो गया। अब यहाँ देखिए आप इसमें डाइब्रोमो ब्यूटेन पे या 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन पे, तो यहाँ से Br निकाल दो और बीच में बॉन्ड लगा दो, ये ठीक हो गया। लेकिन ये होता कैसा है, देखिए अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह से हो सकती है। तो एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, जब हम लोग ये 2 Br एक ही अरेंजमेंट में है ना, ये आपका CH3 है, ये CH3 है, ये C है, C है, ये H है, ये H है, ये क्या है, H है, ये H है, H है और ये H है। ठीक, तो आपका एंटी एलिमिनेशन में फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एक बॉन्ड को आप घुमा दो, तो ये Br कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, H कहाँ है, यहाँ आएगा। अब ये Br निकला और ये Br आप निकला, तो बॉन्ड क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, तो एक तरीके से ट्रांस लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, ट्रांस है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर वो इस तरीके से हुआ हमारा ये डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे H है। तो फर्स्ट स्टेप में से घुमा दोगे तो क्या बनेगा Br, या इसको घुमा देंगे तो Br यहाँ बन जाएगा एक ही तरफ, तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, ये Br को बाहर निकाल दो, यहाँ बॉन्ड लगा दो इस तरीके से, तो ये क्या होगा, ये सिस टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली फ्रॉम द विसिनल हैलाइड। अब आते हैं हम लोग डाइजेमिनल हैलाइड से, सॉरी फ्रॉम जिमिनल हैलाइड से, जहाँ पे इस तरीके से। तो सिंपल सा है, आप इसमें जो है चेन इलोंगेशन होता है। ठीक, कैसे होगा, हम ले रहे थे इथाइल क्लोराइड, डाई हैलाइड मतलब डाइक्लोरो इथेन ले रहे थे। ठीक, इसके लेंगे 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये क्लोरीन आयन है, आपस में लेके बाहर निकलेंगे और आपस में बन जाएगा हमारा क्लोरीन आयन बन जाएगा। बचा क्या, इस CH3CH बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो 2 लेंगे तो ये आपस में शेयर कर लेंगे और बनेगा हमारा प्यारा सा ब्यूट
टू इन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट द डाइहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, सेटजेप रूल, हॉफमैन रूल, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत मजा आया होगा, बहुत आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप जरूर नोट्स बनाते रहिए इन सारे का, हालांकि मैं नोट्स तो अपलोड करते रहता हूं, बट आप जरूर नोट्स बनाते रहिए, आप मेरे साइट को भी विजिट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक वीडियोस, प्लीज press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.